प्यार की अनकही दास्तां पार्ट 8। अदिति, अदिति, माँ अदिति कहाँ है? अच्छा हुआ जो तुम आ गए, हम तुम्हारी ही राह देख रहे थे, मालती जी ने कहा। भाई भाभी घर पे नहीं है, ऐसा कह के दिया ने जो हुआ करण को सब बता दिया। माँ तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा, मैं आता हूँ। और करण ये कहकर बाहर जाने लगा। जा रहे हो पर आते समय मेरी बहू को साथ लेके ही आना, वो भी सही सलामत, मालती जी बोली। करण ने हंसकर सिर्फ हाँ में सर हिलाया और चला गया। तुम्हें अदिति चाहिए या कुर्सी, तुम सोच लो, ऐसा एक मैसेज और साथ में अदिति की एक फोटो जिसमें अदिति होश में नहीं थी। उसके हाथ पाँव को कुर्सी से बांधा हुआ था। साहिल के फोन पर मैसेज आया था। पहले ही मीडिया में फोटो आने के कारण उसे अदिति की चिंता लगी हुई थी। साहिल उसे फोन कर रहा था लेकिन अदिति उसका फोन नहीं उठा रही थी और अब ये फोटो देखकर वो और भी ज्यादा डर गया। उसने बाकी लोगों को कहा और वहाँ से निकल गया। उसने करण को फोन किया। इस समय वही था जो साहिल की सहायता कर सकता था। हेलो करण। हाँ साहिल जी बोलो। वो अदिति का मैसेज आया था, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। डोंट वरी, आपको जो बताना है वो मुझे पहले से ही पता है, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि इस सब में अदिति की जान दांव पे लग जाएगी। अदिति को कुछ नहीं होगा, मैं आपको लोकेशन सेंड करता हूँ, आप वहाँ पहुँच जाइए। साहिल के मोबाइल पे मैसेज आया। तभी साहिल और अमित दोनों निकल गए। जंगल में एक बड़ा सा खंडर था, वहाँ कोई आता जाता नहीं था। करण रॉबिन अपने एक दो बॉडीगार्ड के साथ दबे पांव वहाँ तक पहुँच गए। बाहर गुंडों का पहरा था। रॉबिन, तुम्हें क्या करना है ये पता है ना? यस बॉस। ऐसा कहते ही रॉबिन ने साथ में जो बॉडीगार्ड थे उनको इशारा किया। एक तरफ जाकर उन्होंने झगड़ा करने का नाटक किया। ये कौन है, देखो तो सही क्या चल रहा है। पिए हुए लगते हैं, यहाँ तक ना आने पाए वरना मुश्किल हो सकती है, एक व्यक्ति ने दूसरे को बोला और वो चला गया। उसके जाते ही उन बॉडीगार्ड ने उसे ऊपर पहुंचा दिया। अभी तक ये कहाँ रहा, क्या हुआ देखना पड़ेगा, ऐसा कह के दूसरा भी उसी दिशा में चला गया और बॉडीगार्ड्स ने उसे भी ऊपर पहुंचा दिया। अब पीछे की तरफ कोई नहीं था। उसी बात का फायदा उठाए हुए करण और रॉबिन पीछे के रास्ते से अंदर चले गए। बाकी सब ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। अदिति को बांध के रखा था और बाजू में दो गुंडे थे। अदिति की हालत देखकर करण को गुस्सा आया। उसने रॉबिन को इशारा किया और दोनों ने साथ में ही गोली चलाई। उसके साथ ही दोनों नीचे गिर गए। गोली की आवाज आते ही बाहर के लोग अंदर आ जाते। उसके पहले बाहर के बॉडीगार्ड ने उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। सभी लोग जख्मी हो गए। सभी को पकड़ के बांध दिया गया। अदिति के पास आके करण ने उसे छोड़ दिया और उसे आवाज लगाई, अदिति, अदिति आंखें खोलो अदिति। करण, करण आप ठीक तो हो ना? मुझे बताया गया कि आपको यहाँ बांध के रखा है, इसलिए मैं और तभी करण ने कहा, शांत हो जाओ, एकदम शांत रहो, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। करण ने अदिति को अपनी बाहों में लेके उसे शांत किया। तब तक साहिल और अमित पुलिस को लेकर आ गए थे। पुलिस ने सभी गुंडों को अरेस्ट किया। अदिति तुम ठीक तो हो ना? साहिल ने अदिति की तरफ देख के पूछा। अदिति ने उससे नजरें चुरा के हाँ बोला। सुबह की न्यूज की वजह से वो ऐसे बोल रही थी, ये करण समझ गया था। अदिति मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, किसी की बातों में आके अपनी दोस्ती मत तोड़ो, मुझे तुम दोनों पे पूरा भरोसा है। करण की कहते ही अदिति ने उसकी तरफ देखा। इतना कुछ होने के बावजूद उसे उस पर भरोसा था। करण अदिति को लेकर घर आया। साथ में साहिल और अमित भी थे। घर पर अदिति की मम्मी पापा भी थे। अदिति उन्हें देख के उनके पास गई और जोरों से रोने लगी। आज उसे कुछ हो जाता तो वो इन सब लोगों से दूर चली जाती, हमेशा हमेशा के लिए। ये सोचकर उसे और भी ज्यादा रोना आ रहा था। अरे अदिति बेटा, ठीक तो हो? हमें मालती जी ने बताया, पर काम था तो जल्दी नहीं आ सके, पर तुम्हें सही सलामत देखकर हमें अच्छा लग रहा है, सत्येंद्र जी ने कहा। और तुम क्या कर रहे हो मेरे घर में? ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। अभी की अभी निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। सत्येंद्र जी साहिल को देखकर गुस्से से बोले। साहिल और कुछ तमाशा ना हो इसलिए जाने के लिए निकल गया। रुक जाओ साहिल, जाने से पहले ये जानना नहीं चाहते कि क्या ये सब किसने किया और क्यों किया? करण के बोलते ही साहिल रुक गया। किसने किया है ये? मालती जी ने पूछा। ये बात आप अपने पति से पूछो कि आखिर ये सब उन्होंने क्यों किया। क्या बक रहे हो तुम होश में तो हो ना? तुम किससे बात कर रहे हो? सत्येंद्र जी करण की बात सुनकर आग बबूला हो उठे। ये क्या बोल रहे हो तुम बेटा? मालती जी ने कहा। हाँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ,
मिस्टर सत्येंद्र जी राजनीति के लिए इतने पागल हो गए कि उन्हें अपने लोगों की जान की परवाह नहीं रही। यहाँ तक अपनी जान भी उन्होंने खतरे में डाली। सही कहा ना सत्येंद्र जी? और हाँ, झूठ बोलना भी मत। मैं सबूतों के सिवाय कुछ बोलूंगा नहीं, इतना तो आपको पता ही होगा। करण गुस्से से चिल्लाकर बोला। सत्येंद्र जी हंस के कुर्सी पर बैठ गए। हाँ, मैंने ही किया है ये सब। इतने साल से राजनीति में हूँ और ये कल का आया लौंडा मुझे हराएगा, ये सोच भी नहीं सकता। फिर मैंने इसकी पूरी कुंडली निकाली, तभी पता चला कि इन महाशय को अदिति पसंद थी। ये उससे कितना प्यार करते हैं ये देखने के लिए मैंने कुछ गुंडों से अदिति को छिड़वाया भी था। तब बिना सोचे समझे सब छोड़ के वो इसके पास आया था। तभी इसकी कमजोरी का पता चला और उसी दिन तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हें अदिति पसंद है कह के बोला। फिर क्या, मेरा काम और आसान हो गया। अदिति को इससे छीनकर मैं इसे देवदास बनाना चाहता था, इसलिए मैंने अदिति के हर बात पे नजर रखना शुरू किया। उस दिन मंदिर में मालती और अदिति को साथ देखने के बाद मैंने ही अपने वफादार को गोली चलाने के लिए बोला था। उसके बाद उसके परिवार को पूरा जन्म कम पड़ेगा इतना पैसा देने के लिए मैंने कबूल किया था। और फिर मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। पर ये साहिल हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए उसे पार्टी में देख उसे डराने के लिए मैंने ही मेरे आदमी को बोलकर अदिति के ऊपर झूमर गिरवाया था। पर ये बच गई और आज भी मेरा आखिरी वार था साहिल पर मेरा बेटा करण बीच में आ गया और पासा उल्टा पड़ गया। क्या जरूरत थी तुम्हें बीच में आने की? एक अनाथ के लिए इतनी हमदर्दी? सत्येंद्र जी गुस्से से बोले। सत्येंद्र जी की बात सुनकर सभी हैरान रह गए। मालती जी अपने पति का इतना घिनौना चेहरा देखकर हैरान रह गईं। आलोकनाथ और निर्मला जी अदिति के पास आए। उसे अनाथ के बारे में पता चलने पर उसे कैसा लगेगा, इसी डर से उन्होंने इतने साल वो राज दबा के रखा था। अदिति सुन्न हो के नीचे बैठ गई। उसे पता ही नहीं था कि साहिल उससे प्यार करता है, पर उसने कभी अपनी हद पार नहीं की। शादी के बाद भी वो अच्छा फ्रेंड था। अदिति ने आंख बंद की और लंबी सांस लेके फिर से आंखें खोली और मुस्कुराकर बोली, मैं ठीक हूँ पापा। मैं शादी से पहले ही जान गई थी कि मैं आपकी औलाद नहीं हूँ, पर मैं अनाथ नहीं हूँ। मुझे इतना प्यार करने वाले माता पिता जो मिले हैं मुझे, मैं खुश हूँ उनके साथ। सॉरी करण, मैंने आपसे छुपाया। अदिति ने कहा, मुझे शादी के पहले ही आलोकनाथ जी ने बताया था और मुझे उससे कोई एतराज नहीं था। मैंने तुमसे प्यार किया है और तुम मुझे मिल गई। करण ने हंस के बोला। तभी अदिति की नजर साहिल पे गई। वो उठ के उसके पास गई। साहिल, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को कभी नहीं समझा। दोस्त के सिवाय मैंने तुम्हें कभी और किसी नजर से देखा तक नहीं। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरे कारण तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया। मुझे पता होता तो मैं ये राजनीति ही छोड़ देता। साहिल नीचे देखकर बोला, तुम दोनों का सॉरी रहने दो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ये सोचकर भूल जाओ। करण पास आके अदिति को एक हाथ से अपनी बाहों में लेके बोला। करण ने अपनी माँ और दिया की तरफ देखा और दोनों शौक में थे कि आखिर उनके घर में ऐसा कोई कर सकता है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। करण उनके पास गया। माँ, जो हुआ वो भूल जाओ। मैं जानता हूँ ये सब भुलाना आसान तो नहीं है, पर हमें ये सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ तभी से इंक्वायरी शुरू कर दी थी। एक के ऊपर एक हाथ से होने लगे और मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं कल तुम्हें सब कुछ बताने ही वाला था, पर आज ही ये सब कुछ हो गया। मैंने सत्येंद्र जी पर पहले से ही नजर रखी थी और अच्छा हुआ मैंने अदिति को बीच में एक अंगूठी पहनाई थी और उसे कहा था कि मेरे प्यार की निशानी है, इसे कभी अपने से अलग मत करना। आज उसी अंगूठी के कारण हम अदिति तक पहुंच पाए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? अंगूठी के कारण मतलब? दिया ने पूछा। उस अंगूठी में ट्रैकर था जो मैंने अदिति की सेफ्टी के लिए बिठाया था। उसी की मदद से आज वो बच गई। बंद करो तुम्हारा ये रोना धोना और निकल जाओ अपने घर से। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सत्येंद्र जी गुस्से में बोले और हंसने लगे। उनकी बातें सुनकर मालती जी को गुस्सा आया। वो उठकर उनके पास गई और एक जोर से उनके कान के नीचे बजा दिया। ये देख सब चौंक गए। मालती, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया? मैं तुम्हारा पति हूँ, ये भूल गई हो क्या? सत्येंद्र जी ने मालती जी के बालों को पकड़ा और मालती जी जोर से चिल्लाने लगी। उनकी आवाज सुनकर करण आया और उनका हाथ निकालकर दूर किया। मैं नहीं भूली। आप मेरे पति हो, पर शायद आप भूल गए थे मैं आपकी पत्नी हूँ। तब भी मेरी जान लेने की सोच लिया आपने। मुझे पहले पता होता तो मैं ही आपको सजा दिलाती। क्या कमी थी हमें? पर आपके राजनीति की लालसा ने
सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ। आपको तो सजा मिलनी ही चाहिए। मालती जी रोते रोते नीचे बैठ गईं। मुझे और सजा कौन दिलाएगा? तुम। और क्या कहोगी कोर्ट में? क्या सबूत है तुम्हारे पास मेरे खिलाफ? रिजल्ट निकलने दो, मैं ही मिनिस्टर बनूंगा, फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा। सत्येंद्र जी जोर जोर से हंस के बोले और ऊपर अपने कमरे में जाने के लिए निकले। और तभी सत्येंद्र जी की जोर से आवाज आई। सभी ने दरवाजे की तरफ देखा। सत्येंद्र जी के चेहरे का रंग ही बदल गया। दोस्तों, कौन आया होगा? क्या सच में सत्येंद्र जी को सजा होगी या मिनिस्टर बनकर वो अपने अपराधों से बच जाएंगे? जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।